अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का लेसन शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। सीडा सीडा बेसिकली सीडा का एब्रिविएशन क्या है? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसका मतलब है कि हर तरह की भी जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसके अगेंस्ट ये था वुमेन के। और इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट जब मैंने पढ़ा तो इनको यही बता रहे थे कि जहाँ पर भी वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, उनके ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। और ये कब फॉर्म हुआ था? यूएन नेशनल जनरल असेंबली ने इसे बनाया था, सीडा को अडॉप्ट किया था 1979 में दिसंबर 18 को। और ये एज एन इंटरनेशनल फोर्स कब आया? एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी 3 सितंबर 1981 को आया, जब 12 कंट्रीज़ ने इसको रेक्टिफाई कर दिया था। फिर इसकी जब 10th एनिवर्सरी आई जो कि 1989 में आई, तब ऑलमोस्ट 100 नेशंस ने इस पे एग्री कर दिया था, इसके प्रिंसिपल्स पर एग्री कर दिया था। यूएन कमीशन था, उसने 30 साल 30 इयर्स उसने काम किया वुमेन के स्टेटस पे उसको। और ये वो यूएन कमीशन कब फॉर्म हुई थी? 1946 में फॉर्म हुई थी। क्यों फॉर्म हुई थी? ताकि वो औरतों के हालात को देखे, उनके सर्कमस्टांसेस को देखे कि कैसे औरतें गुजारा कर रही हैं, उनको राइट्स मिल रहे हैं, इक्वल नहीं मिल रहे। और ये इनका मकसद क्या था? ताकि ये वुमेन के इक्वल राइट्स को प्रमोट कर सकें। और ये कमीशन बहुत ज़्यादा कारामद रहा, ताकि वो जो वुमेन जहाँ पे भी उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, वो डिनाइड राइट्स मिल रहे हैं, तो उनको ये इन्होंने उनके ऊपर काफ़ी रोशनी डाली। और ये मेरा एक MCQ यहाँ से आया हुआ था, ये आपको भी आ सकता है। सीडा इज़ द सेंट्रल एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। स्पिरिट ऑफ द कन्वेंशन इज़ रूटेड इन द गोल्स ऑफ यूएन। इसका स्पिरिट जो है यूएन के अंदर, इसके अंदर रूट्स के अंदर डला हुआ है कि वुमेन राइट्स के लिए ये काम किया। और उन्हें अफर्म किया कि इनके अंदर फेथ होता है कि ह्यूमन राइट्स, बेशक वो ख्वाह मर्द हो औरत हो, इसको इक्वल राइट्स मिले, उसकी बराबर की ही दोनों की डिग्निटी होती है, वर्थ होती है ह्यूमन राइट्स। सीडा spells out the meaning of equality and how it can be achieved। इसके ये इक्वलिटी का दावेदार है और कैसे इक्वलिटी अचीव की जा सकती है। ये सिर्फ एक इंटरनेशनल बिल के तौर पे नहीं पास हुआ, बल्कि इन्होंने एक एजेंडा भी दिया कंट्रीज़ को, कैसे वुमेन जो हैं वो वुमेन जो भी ह्यूमन्स हैं सारे कैसे इक्वल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। एजेंडा फॉर इक्वलिटी is specified in 14 subsequent articles। 14 सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स में ये एजेंडा इन्होंने दिया अपना। इन्होंने ये सीडा जो है वो कवर्स 3 डायमेंशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ वुमेन। एक सिविल राइट्स पे ये करते हैं, एक लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, और ऑल्सो कंसर्न्ड विद द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन as well as with the impact of cultural factor on gender relations कि कोई भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन होती है उस पर जेंडर वाइज कैसे उसके ऊपर कोई भी कल्चर जो है वो कैसे इम्पैक्ट करता है। प्रीएम्बल को कहते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट के। ये क्या कहना क्या चाहती है ये सीडा जो है इक्वल राइट्स की बात करती है, डिग्निटी ऑफ वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन। हर एक बंदे की डिग्निटी है, हर एक बंदे की वर्थ है, और इक्वल राइट्स की बात करती है। और यही बात जो है ना नीचे तक इनकी यही बात चलती रहेगी। डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना चाहती है, प्रोक्लेम दैट ह्यूमन बींग्स और कहती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फ्री पैदा हुए हैं और उनकी इक्वल डिग्निटी होती है, उनकी इक्वल राइट्स होते हैं। किसी भी तरह का उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह के हों, बेशक काले हों, गोरे हों, ह्यूमन आदमी औरत, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बेशक ख्वाह वो औरत काली हो, गोरी हो, ये इस तरह डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बेशक वो औरत मुसलमान हो। खैर ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ये इतना बड़ा बिल पास करने के बावजूद भी औरतों, फ्रांस में क्या होता है भाई, औरतों का हिजाब खींच देते हैं, इस तरह की जो है ना, फिर भी ये लोग डिस्क्रिमिनेट कर ही रहे हैं। बेशक ये बिल लेकर आए, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ। Noting that the state parties to the International Convention on the Human Rights उनके पास एक ऑब्लिगेशन होती है कि वो इंश्योर कर सके कि ह्यूमन राइट्स दोनों आदमियों को, औरतों को, वो इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली और उनके पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स उनको बराबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो इस बात को इंश्योर करते हैं।
उन्होंने स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं वो प्रमोट करती हैं किसको, राइट्स को, इक्वल राइट्स को, वही बात आ रही है बार में। नोटिंग ऑल्सो द रेजोल्यूशंस, डिक्लेरेशन एंड रिकमेंडेशन, जो भी रेजोल्यूशन है, डिक्लेरेशन है, रिकमेंडेड है, जो भी यूएन ने अडॉप्ट की है, एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जो भी उन्होंने स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के लिए बनाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी इक्वल राइट्स की बात करता है और इन्हीं को प्रमोट करता है और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहता है। जो भी, लेकिन फिर भी जो औरतों के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी सोसाइटी में फिर भी एग्जिस्ट करती है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन कह रहे हैं कि हर एक, अगर ये पॉलिटिकली वुमेन जो है सोशली, इकोनॉमिकली और अपने कल्चरल लाइफ में वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगी जैसे कि आदमी करते हैं, तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री वैसे डेवलप, उसमें ऐसी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती, उनकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी हमेशा कम ही रहेगी। और आजकल आपने देखा होगा कि जो घर में, मतलब फ़र्ज़ करें कि ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान में जो है ना 60%, ऑलमोस्ट 60% जो है ना औरतों की आबादी है। और अगर अब 60% औरतों की आबादी है तो अब आदमी 40% है, 40% काम करेगा, 60% घर में रहेगा, कैद करके रख दें तो मुल्क तो नहीं ना चल सकता ये बिल्कुल। और घर में अगर 5 लोग हैं, खाने वाले एक बंदा है कमाने वाला, तो फिर भी ना जस्टिस तो नहीं ना होता। और फिर ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सिचुएशंस ऑफ पॉवर्टी वुमेन हैव द कंसर्न इन दैट, इन द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी वुमेन हैव, उनके पास पॉवर्टी में जो है ना जो औरतें हैं वो ज़्यादा गरीब है और उनके पास जो है लेस एसेस है, किसकी, फूड की लेस एसेस है, हेल्थ की, एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, अपॉर्चुनिटीज़ की भी उनके पास लेस एसेस है, उनको इतनी एसेस मिलती ही नहीं है। और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन, और उन्होंने फिर इस पे इस्टेब्लिश किया न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, जिस पे वो कहते हैं कि इक्वल जस्टिस हो, इक्विटी हो दोनों की, और कोई उनमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर वो कह रहे हैं एम्फेसाइजिंग दैट द एरेडिकेशन ऑफ अपार्थाइड, एरेडिकेशन कैसे कहते हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करना, अपार्टेड सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि औरतों मर्दों के डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी भी कल्चर में किसी भी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, colonialism, new colonialism, aggression, foreign occupation and domination, and interference in the international affairs of states is essential to the full enjoyment. इन सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगा तो फिर ही इंजॉय कर सकते हैं आदमी और मर्द अपने, आदमी और औरतें अपने इक्वल राइट्स। किसी भी किसी भी कंट्री की अगर डेवलपमेंट हो, अगर कंप्लीट डेवलपमेंट चाहते हैं तो औरतों का भी उतना ही जो है ना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर फील्ड में। और ट्रेडिशनली भी जो रूल्स होते हैं आदमियों के, उनको औरतों में भी करना चाहिए ताकि वही अचीव कर सकें उनका जो गोल है वो है इक्वलिटी और जस्टिस मैन एंड वुमेन के दरमियान। उसको डिटरमाइन टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स सेट फोर्थ, इन प्रिंसिपल्स को जो है ना इम्प्लीमेंट भी करना होता है, इम्प्लीमेंट होगा। सीडा ने उसके लिए एजेंडा बनाया है ताकि वो इस पर्पस को जो है ना वो इस पर्पस को गेन कर सकें, डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर सकें, किसी भी फॉर्म में जो भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे भी हो रही है उसको ख़त्म कर सकें। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ द प्रेजेंट कन्वेंशन द टर्म डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन अगर अगेंस्ट वुमेन है, कोई भी, इसका मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, बेशक वो सेक्स बेस हो, कि ये मेल है ये फीमेल है, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं करना चाहिए, वो सब ख़त्म हो। और जो वुमेन है वो कोई भी अपना राइट जो है वो फ्रीली इंजॉय कर सकें, बेशक वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, उनका बेशक वो गैर शादीशुदा ही क्यों ना हो, उनको इक्वल राइट्स मिले, बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड ह्यूमन राइट्स मिले, बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले, और उनके पास फ्रीडम हो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, बेशक वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल, सिविल, और कोई भी किसी भी फील्ड में जो है ना उनको फ्रीली वो लोग काम कर सकें, उनको प्रॉपर जो है ना वो राइट्स मिले। आर्टिकल 2 में वो कह रहे हैं कि
कैसे ये स्टेट पार्टीज जो है ना वो कैसे वुमेन की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कंडेम करती है और कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है, कि क्या हमें अप्रोप्रिएट मीन जो है ना वो लाएँ कि वुमेन के ख़िलाफ़ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको ख़त्म करें और एलिमिनेट कहते हैं ख़त्म करें डिस्क्रिमिनेशन को, कि उनके लिए पहले तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाए, अप्रोप्रिएट लेगिस्लेशन हो और उसमें ये वो हो कि उनके अंदर प्रिंसिपल हो कि वुमेन और मेन जो है इक्वल, मतलब उनको इक्वलिटी की बेसिस पे हर चीज़ फराहम की जाए, टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट लेगिस्लेटिव और एक अच्छे लेगिस्लेटिव को कहते हैं लॉ में आता है लेगिस्लेटिव एंड अदर मेजर्स, कोई भी अच्छा लॉ लेके आया जाए जिसमें प्रोहिबिट हो, मतलब कि हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मना हो, लीगल प्रोटेक्शन हो वुमेन के राइट्स की ऑन इक्वल बेसिस, रिफ्रेन हो, ख़त्म हो इंगेजिंग कोई भी ऐसे एक्ट में या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस को मना किया जाए जिसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन हो वुमन की, उसको ख़त्म किया जाए। और ये बात की एश्योरिटी हो कि पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसके इसके इस एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि वो एक्ट कौन सा हो कि वुमेन का राइट्स को देखते हुए उनको उसको जो है ना वो चलाएँ। अप्रोप्रिएट मेजर्स हों वुमेन के जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने के लिए, किसी भी और वो पर्सन कोई एज अ पर्सन भी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपर्टाइज जहाँ पे भी है ना वो, तो ये सब वहाँ पे भी वहाँ पे अप्रोप्रिएट मेजर्स हों। टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स इंक्लूडिंग लेगिस्लेशन, एक अच्छे जो है ना इकदाम उठाए जाएँ लेगिस्लेशन में भी, और ऐसे लॉज को जो ना या तो मॉडिफाई किया जाए, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ रद्द-बदल की जाए, और कुछ जो लॉज जो बिल्कुल ख़िलाफ़ है उनको एबॉलिश ख़त्म किया जाए, और ऐसे लॉज बनाए जाएँ जो कि वुमेन की डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ बात करें और इक्वल राइट्स को प्रोवोक करें। टू रीअपील ऑल नेशनल पैनल प्रोविजंस विच कंस्टिट्यूट, कोई भी जो क्या नाम है क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोई भी जो लॉ है जहाँ पे भी नेशनल पैनल में जहाँ पे भी जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है उसको रीअपील करा जाए, उसको चेंजिंग लाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। जहाँ पे भी आर्टिकल 3 कह रहा है कि जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको ख़त्म किया जाए और इसको इंश्योर किया जाए कि औरतों की फुल डेवलपमेंट हो एंड एडवांसमेंट ऑफ वुमेन हो, फॉर द पर्पस ऑफ गारंटिंग देम द एक्सरसाइज एंड एन्जॉयमेंट, और वो लोग ह्यूमन राइट्स को फ्रीली इंजॉय कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी विद मैन। आर्टिकल नंबर 4 क्या कह रहा है, अब कह रहे हैं कि स्टेट पार्टीज जो भी टेम्प्रेरी मेजर्स लें इस इक्वालिटी को प्रमोट एक्सेलरेट कहते हैं, किसी चीज़ में एक्सेलरेशन लाने के लिए, फास्ट करने के लिए जो भी कोई काम करें उसको डिस्क्रिमिनेशन ना कहा जाए। और मैटरनिटी की फॉर एग्जांपल जो मैटरनिटी की कहीं पे लीव मिलती है तो उसको भी डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे जो है उसे ना बोला जाए। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, shall take appropriate measures to modify the social and cultural patterns of conduct, जो औरतों और मर्दों के कंडक्ट होता है, इनका बिहेवियर होता है, उनको मॉडिफाई किया जाए। उनको क्यों मॉडिफाई किया जाएगा, ताकि उनको वो अचीव कर सकें जो कि उनके अंदर जो डिफरेंस पैदा हुआ है वो ख़त्म कर सकें, प्रेजुड्यूस ख़त्म किया जाए, और जो भी एज अ कल्चर कस्टमरी जो चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही हैं कि इन औरतों को इन्फीरियर समझा जाता है सेक्स के बेस पे और आदमियों को सुपीरियर समझा जाता है, उन स्टीरियोटाइप रोल्स को ख़त्म किया जाए, फैमिली एजुकेशन को इंश्योर किया जाए, और उनको ये भी बताया जाए कि मैटरनिटी क्या है, उसका सोशल फंक्शन क्या है, एंड द रिकग्निशन ऑफ द कॉमन, और आदमी औरतों की जो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी बताया जाए कि चिल्ड्रन की जो बच्चों की डेवलपमेंट है उनको भी मद्देनज़र रखा जाए कि आदमी औरत दोनों ज़रूरी होते हैं, माँ बाप दोनों ज़रूरी होते हैं बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, उनको अब उनकी नशोनुमा के लिए, उनको मतलब कि अपब्रिंगिंग के लिए जो आदमी और औरत दोनों का रोल होता है। आर्टिकल 6 क्या कहती है, स्टेट्स पार्टीज शैल टेक, और जो स्टेट पार्टीज हैं वो सारे अप्रोप्रिएट मेजर्स लेंगे, बेशक वो उनको लेजिस्लेशन को ही क्यों ना मॉडिफाई करना चाहिए, कम किया जाए, टू सप्रेस ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिक इन वुमेन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑफ वुमेन,
जो भी प्रोस्टिट्यूट वुमेन है उनको उनकी भी एक्सप्लॉयटेशन को सप्रेस ख़त्म किया जाए और वुमेन ट्रैफिकिंग को भी ख़त्म किया जाए। तो ये था लेसन नंबर 44। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।